बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी ग्लाइकोलिसिस के पार्ट 2 की वीडियो। इसमें हमने रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस को पढ़ना है। मैंने आपको बताया था जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे थे कि ग्लाइकोलिसिस के तीन स्टेप्स ऐसे होते हैं कि जिनकी हम रेगुलेशन करेंगे, और वो तीनों हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, अगर आपको याद हो, बताया था मैंने कि वो पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और 10वां स्टेप, ये तीनों मतलब आखिरी स्टेप, पहला, तीसरा और आखिरी स्टेप वो स्टेप है जहाँ पे हमने इसकी रेगुलेशन करनी है। तो हम तीनों स्टेप्स को लदा देख लेते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास ग्लूकोज। बाकी स्टेप्स को क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रिवर्सिबल है, वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट होते रहते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर इसी स्टेप की बात करें, अगर ये रिवर्सिबल होता ये इरिवर्सिबल है, लेकिन अगर ये रिवर्सिबल होता तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कम होना था तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाता। तो चूंकि ये रिवर्सिबल है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता, तो ये इस तरह ऑटोमेटिकली रेगुलेट होते रहते हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल हैं वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट नहीं हो सकते, उनको हमने रेगुलेट करना होता है। रेगुलेशन को याद रखना अपने दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन और एक होती है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। हार्मोनल, और ये हम हार्पर को स्टडी कर रहे हैं, हार्मोनल रेगुलेशन और एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है। तो अभी हम शुरू करते हैं जी। पहला स्टेप है, इसको कौन सा हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है? वो है हमारे पास ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। अच्छा, अब हमारा होता क्या है, मकसद इसमें क्या है हमारा, कि हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बिसोज अल्टीमेटली पायरूवेट बनाते हैं, और पायरूवेट से फिर हम आगे क्रेब्स साइकिल ले जाते हैं, और क्रेब्स साइकिल से हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अल्टीमेटली हम क्या बना रहे होते हैं, एटीपी बना रहे होते हैं। तो मतलब अगर ये हार्मोन ना हो तो एटीपी कम हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब अगर एटीपी का लेवल ज़्यादा है तो ये आता है इस हार्मोन के पास और इसको इनहिबिट करता है। इस हार्मोन के पास आता है और एटीपी आके इसको इनहिबिट करता है। ये होगी एक चीज़। अच्छा जी, दूसरी चीज़, जब हमने क्रेब्स साइकिल में जाना है तो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास एक इंटरमीडिएट होता है सिट्रेट। ये सिट्रेट भी क्या होगा कि अगर ये हार्मोन ज़्यादा काम करेंगे तो सिट्रेट बनेगा, और जब सिट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ये इनको सिग्नल भेजेगा कि भाई अब मैं बहुत ज़्यादा बन गया हूँ, अब तुम इनहिबिट हो जाओ। तो सिट्रेट भी उनको इनहिबिट कर देगा। फिर अगर एटीपी का लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास हाँ, अगर हमारे पास एटीपी का लेवल कम होगा तो इसका मतलब वो इसको स्टिमुलेट करेगा, और एटीपी के लेवल कम होने का मतलब क्या है कि वो एटीपी या तो कन्वर्ट हो गया एडीपी में या सॉरी एएमपी में कन्वर्ट हो गया। तो ये एएमपी फिर जाके क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा, कि वो बताएगा कि भाई अब एटीपी ज़्यादा है, तुम स्टिमुलेट हो जो ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ ताकि एटीपी बने हमारे पास। तो ये तीन चीज़ें हमने देख ली रेगुलेशन की। अच्छा, अब इसमें ना इन दोनों हार्मोन में डिफरेंस आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शायद गलती से मुझसे उल्टा हो गया थोड़ा। ये जो ग्लूकोकाइनेज है ना, ये बेसिकली होता है लिवर में। ग्लूकोकाइनेज लिवर में होता है और हेक्सोकाइनेज ये ब्लड में होता है। तो अभी इनमें हमने यही है कि इन दोनों हार्मोन्स को, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो इनका सबस्ट्रेट है और जो इनका प्रोडक्ट है, ये दोनों भी इनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। मतलब अगर हमारे पास ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो वो इनको जो है स्टिमुलेट कर देगा, दोनों को स्टिमुलेट कर देगा कि भाई मेरा लेवल ज़्यादा हो गया, आप जो है मुझे कन्वर्ट कर दो पायरूवेट में, तो उनको स्टिमुलेट करेगा। लेकिन अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ये कहेगा कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हो, तो अब तुम जो इनहिबिट हो जाओ। तो ये जो है ये इनहिबिट करेगा, लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट करता है। हेक्सोकाइनेज को इसका आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, वो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करेगा। तो अगर हम समरी देख लें, समरी में हमने क्या बात अभी तक हमने पढ़ी, हमने कहा जी कि इस स्टेप को कौन चला रहा है, ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज लिवर में होता है, ये नॉर्मल ब्लड में होता है। सबसे पहले तो इन दोनों हार्मोन्स को, इनका सबस्ट्रेट और इनका जो प्रोडक्ट है वो रेगुलेट कर रहे हैं। ग्लूकोज का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो इन दोनों को स्टिमुलेट करेगा कि मुझे पायरूवेट में कन्वर्ट कर दो, और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब वो जाके कन्वर्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोकाइनेज को, कहेगा कि इनहिबिट कर देगा
कि भाई अब मेरा लेवल ज़्यादा हो गया, तो मज़ीद ग्लूकोज को इसमें ना कन्वर्ट करो, तो वो इसको इनहिबिट कर देगा। लेकिन हेक्सोकाइनेज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं इनहिबिट करता, इसका आइसोमर होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये जाके इसको इनहिबिट हेक्सोकाइनेज को करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, हमने ये चीज़ें देखनी कि सिट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा तो हमारे पास ये इनहिबिट हो जाएंगे, एटीपी का लेवल ज़्यादा, ये हमने देख ली एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अच्छा, इन्होंने अब कैसे इसको अफेक्ट करना है, ये दो हार्मोन है और दरमियान में आ गया हमारे पास इंजाइम आ गया ग्लूकोकाइनेज या जो भी हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज इंजाइम आ गया हमारे पास। अब क्या होता है कि इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज का लेवल कम करना, यानी वो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करके भेज देगा आगे, पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, यानी वो इस हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। तो इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करे, जबकि ग्लूकागॉन चाहेगा कि ये हार्मोन इनहिबिट हो जाए ताकि ग्लूकोज ना हो, तो ये इसको इनहिबिट करता है। तो ये आगे इंजाइमेटिक रेगुलेशन, ये हमने एक स्टेप की रेगुलेशन देख ली। उसके बाद हम स्टडी करते हैं स्टेप नंबर 2 की रेगुलेशन, और वो स्टेप हमारे पास क्या है। दूसरा स्टेप जो होता है, दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में इंजाइम इन्वॉल्व होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ये थोड़ा सा जो है लेंथी रेगुलेशन है इसकी, वो देखते हैं। अब हमारे पास ये एक इंजाइम है ना, इसके आगे एक और वो होता है सब यूनिट इसका, या आप कह लें कि इसका सब यूनिट नहीं होता, अलग से इंजाइम होता है। वो हमारे पास होते हैं दो सब यूनिट उसके, उसमें एक होता है हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, और दूसरे सब यूनिट का नाम होता है हमारे पास फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। अब होता क्या है कि ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसको लेता है इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में, और इस फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को फिर लेता है हमारे पास फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज और इसे कन्वर्ट वापस से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कर देता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 इसको फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, तो ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जाके इसको स्टिमुलेट कर देता है। तो यानी हमने क्या अंदाज़ा लगाया कि हमने कहा कि ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 है, ये इनडायरेक्टली इसको स्टिमुलेट कर रहा है। इनडायरेक्टली कैसे, ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट लेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट लेगा, सॉरी आपको नज़र नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 हुआ, इसमें हमारे पास एक और एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज दूसरे एंजाइम के दो सब यूनिट्स होते हैं। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये वाला, इसको लेता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 और इसे कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज में, और इस फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज को लेता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज और कन्वर्ट करता है वापस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बना, ये हमारे पास इस PFK1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम आगे काम चलाओ, यानी, और ये बनाया किसने था, ये बनाया था इसने PFK2 ने, यानी ये PFK2 जो है ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है। अगर आपको ये कम्प्लेक्स लग रहा है ज़्यादा, तो आप इतना लाजमी याद रख लें कि इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, PFK2 जो है वो इसको स्टिमुलेट कर रहा है। अच्छा, अब ये स्टिमुलेट होगा तो ये आगे ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन करेगा, पायरुवेट से ATP बनाएगा, यानी अगर ATP का लेवल ज़्यादा हो गया, अगर ATP का लेवल ज़्यादा हो गया तो वो इसको इनहिबिट कर देगा। इसी तरह अगर ADP या AMP का लेवल ज़्यादा हो गया तो वो इसको कहेंगे कि जी AMP ज़्यादा मतलब ATP कम है, तो तुम स्टिमुलेट हो जाओ ताकि ज़्यादा ATP बने। फिर अगर सिट्रेट का लेवल ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा हुई, जिसके नतीजे में क्रेब्स साइकिल में सिट्रेट ज़्यादा हो गया, तो सिट्रेट जाके भी इसको इनहिबिट कर देगा। तो ये हमने एलोस्टेरिक रेगुलेशन देख ली। हार्मोनल रेगुलेशन में फिर यही होता है, हार्मोनल रेगुलेशन में हमारे पास जो इंसुलिन है, इंसुलिन कहता है जी कि ग्लूकोज का लेवल कम करो, यानी वो इसको इनहिबिट कर देगा। इंसुलिन कहेगा जी कि तुम इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल कम करने का मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस बढ़ा दो, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ा दो। तो इंसुलिन जो है वो इस PFK2 को स्टिमुलेट कर देगा
क्योंकि ये आगे ग्लाइकोलिसिस बढ़वा रहा था बाय स्टिमुलेटिंग PFK1, तो इंसुलिन इसको बढ़ा देगा और ये PFK इस फॉस्फो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज को इनहिबिट कर देगा। जबकि जो ग्लूकागॉन है, तो हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, इंसुलिन का आप डायरेक्ट इफेक्ट अगर इस पर देखना चाहें तो इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करता है, लेकिन ग्लूकागॉन जो है वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को स्टिमुलेट करता है और PFK2 को इनहिबिट करता है। जबकि PFK2 को इनहिबिट कर देगा तो इट मीन्स कि वो अगर डायरेक्ट इफेक्ट देखना चाहें तो PFK1 को भी इनहिबिट कर रहा है। तो ये हमने दूसरे स्टेप की रेगुलेशन देख ली। तीसरा स्टेप होता है हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट से हम बनाते हैं पायरुवेट, और उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है हमारे पास पायरुवेट काइनेज। इसकी रेगुलेशन सिंपल सी, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस ही जो है वो हार्मोनल रेगुलेशन कर लेते हैं। हमें पता है इंसुलिन का क्या काम है। इंसुलिन का काम है जी कि ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाए, यानी ग्लूकोज का लेवल कम करे। तो ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाने के लिए इंसुलिन इसको स्टिमुलेट कर देगा, जबकि ग्लूकागॉन जो है वो इसको इनहिबिट कर देगा ताकि ये ग्लाइकोलिसिस ना करे और ग्लूकोज का लेवल कम ना हो सके। तो एक ये देख ली। फिर हम देखते हैं कि चूंकि अब पायरुवेट ने आगे एसिटाइल कोए बनाना है, तो अगर एसिटाइल कोए का लेवल ज़्यादा हो गया, पहले से ही ज़्यादा है, तो इसको इनहिबिट कर देगा। फिर हम कहते हैं कि एसिटाइल कोए ने आगे क्रैब साइकिल में जाके ATP बनाना है, तो हम कहते हैं अगर ATP का लेवल पहले ही ज़्यादा है तो वो भी इसे इनहिबिट कर देगा। तो और इसमें बस ही हाँ एक चीज़ रह गई है कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो वो उसको स्टिमुलेट कर देगा। तो हमने क्या कहा कि अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का लेवल ज़्यादा है तो कहेगा भाई मेरी एक्युमुलेशन हो रही है, मुझे यूज़ कराओ आगे। तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा और वो स्टेप्स को बढ़ाएगा ताकि ऊपर जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो यूटिलाइज होने लग जाए। दैट्स ऑल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जल्दी जल्दी अगर मैं आपको बता दूं तो ग्लूकोज और हेक्सोकाइनेज को हमने कहा कि इंसुलिन जो है वो इसको स्टिमुलेट करता है, जबकि ग्लूकागॉन इसको इनहिबिट करता है। तो मतलब तीनों एंजाइम्स की यही है कि तीनों एंजाइम्स को इंसुलिन जो है वो स्टिमुलेट कर रहा था और ग्लूकागॉन इनहिबिट कर रहा था। आप हार्मोनल रेगुलेशन को यूँ याद करें। ATP तीनों को इनहिबिट कर रहा था, ATP का लेवल अगर ज़्यादा होगा वो तीनों को इनहिबिट कर रहा था। मतलब एंड प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर एंड प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो ऊपर वाले को इनहिबिट कर देगा, इंजाइम को इनहिबिट कर देगा, लेकिन अगर सबस्ट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा तो वो उसको स्टिमुलेट कर देगा। तो इस तरीके से रेगुलेशन याद कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।